कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अल्कोहल इथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के अंदर जो रह गए हैं वो यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। होप नज़र आ रहा है क्लियर। एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर 99% होता है एथेनॉल, रेक्टिफाइड के अंदर 90% होता है। इंडस्ट्रियल जो मेथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड अल्कोहल होता है उसके अंदर 90 से 95 एथेनॉल होता है, बाकी मेथेनॉल होता है। सर्जिकल वाले के अंदर मेथाइलेटेड स्पिरिट के साथ कैस्टर ऑयल या फिर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन प्रेजेंट होता है। प्रूफ स्पिरिट जो होता है उसके अंदर अल्कोहल और वाटर प्रेजेंट होता है। लाइट बियर के अंदर 6%, हैवी बियर के अंदर अराउंड अबाउट 8%, नेचुरल वाइन के अंदर 15, फोर्टिफाइड वाले के अंदर 20, विस्की के अंदर 45 और रम के अंदर 50% मौजूद होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है तो भाई ये क्या करता है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन पर डायरेक्टली एक्ट करता है, सोडियम पोटाशियम पंप को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेनल कंडक्शन होनी होती है इम्पल्स की वो नहीं होती और नर्व कंडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पहली चीज़ होती है जिस पे जाके इसका असर होता है और उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो ब्रेन के एरियाज इफेक्ट होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मिडेला। और इसके अलावा पैराडॉक्सिकल सीएनएस की पहले स्टिमुलेशन होती है और उसके बाद फिर डिप्रेशन स्टार्ट होता है, जैसे कि इसके स्टेजेस ने भी देखा। अब सबसे पहले फ्रंटल लोब जो होता है वो सेंसिटिव होता है ज़्यादा, तो वो उस पर असर होता है, फिर ऑक्सीपिटल लोब के पर होता है, फिर सेरेबेलम पर होता है। हाई डोजेस पर मेडेला पे असर हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म पहले भी हमने देखा कि अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक चीज़ है जो कि इथाइल अल्कोहल को एसिटाइल एसिटिक एसिड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करती है। दूसरी हमने माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम की बात की थी। और तीसरी चीज़ है परऑक्सीडेज कैटालिसिस सिस्टम। इसके साइन एंड सिम्टम्स में आए एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर। जो किताब फिलहाल मेरे पास है इसके अंदर उन्होंने 7 स्टेजेस के अंदर से डिवाइड किया हुआ है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। स्टेज ऑफ सोबेरिटी है, मतलब सोबर होने, सोब्रियाइटी आई गेस दिस इज सोबर होने वाली स्टेज है, ठीक है, कि इसमें अंदर उसे कोई अपेरेंटली कोई बिहेवियर के अंदर चेंज नहीं आ रहा, 10 to 50 mg है, ठीक है। फिर यूफोरिया वाली डिलाइटेड स्टेज है, 50 to 100 mg है। एक्साइटमेंट वाली स्टेज है 100 to 150, जिसके फिर फ्लिपेंट स्टेज भी कह रहे हैं, और इसके अंदर जर्की मूवमेंट ऑफ आई को अल्कोहल गेज निस्टैगनस कहते हैं। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स जो कि पहले नहीं किए, जस्ट ऐड में कर रही हूँ, वी आर नॉट रिपीटिंग एनीथिंग। स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन देखें तो वो डेस्ट भी होती है, स्टेज ऑफ डेज या स्टेज ऑफ कन्फ्यूजन इन कोऑर्डिनेशन वाली स्टेज जो कि पहले पड़ी थी वो वाली ये स्टेज है और मेडिकली इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद स्टेज ऑफ स्टूपर या डिजेक्टेड स्टेज होती है, और उसके बाद डेड ड्रंक या नारकोसिस वाली स्टेज है, और उसके बाद डेड या डेथ वाली स्टेज आ जाती है। और इसके अंदर रिस्पेक्टिवली अगर देखें तो 7 स्टेजेस हैं। तो पहले में 10 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 से 300, 300 से 500 और फिर 500। अच्छा, अब एक साइन तो हमने देख लिया था। अब ये क्या चीज़ है कि सैटरडे नाइट पालसी हो सकती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर तो ड्रिंक किया हुआ है तो वो सो गया है कुर्सी पे इस तरह से कि उसका जो हाथ है, वेट, उसका एक बाजू इधर रह गया और ये उसका मुंह है और वो बाकी इधर है, ठीक है। और उसका दूसरा बाजू इधर है और वो ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, एक बाजू इधर है। तो रेडियल नर्व हो जाएगी, देखी होगी सबने तस्वीर, रेडियल नर्व कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और उसकी वजह से रेडियल नर्व पाल्सी हो जाएगी, रेस्ट्रॉग लाइक सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो करना लाजमी होता है, डी कि जब प्री कोमा स्टेट होती है तो तब कन्फ्यूज़ किया जा सकता है इसको विद द बार्बिचरेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइपोग्लाइसीमिया, हेड इंजरी, सीवी एक्सीडेंट, साइकोटिक स्टेट, डिसेमिनेटेड स्क्लेरोसिस। और जब कोमाटो स्टेज होती है तो देखना होता है कि किसकी वजह से हुआ, इधर हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ या हिप्नोटिक की वजह से हुआ, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल एडिक्शन के ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अल्फ़ा अल्कोहलिज्म के अंदर जो होता है कोई लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं होता। बीटा के अंदर क्लियरली मतलब इतना क्लियर नहीं होता कि वो पर्सन अल्कोहल पर डिपेंडेंट है, लेकिन फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस मौजूद होती हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस, मतलब स्टमक इन्वॉल्व है, पेंक्रियाज इन्वॉल्व है और लिवर इन्वॉल्व है। एनीवेज, गैमा अल्कोहलिज्म पर आए तो फिजिकल डिपेंडेंस होती है, टॉलरेंस भी होती है और इनएबिलिटी टू कंट्रोल ड्रिंकिंग मौजूद होगी, इट इज़ डेंजरस। उसके बाद जो डेल्टा होती है उसके अंदर वो रोक नहीं पा रहा खुद को, टॉलरेंस भी उसके अंदर है, विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं, बट क्वांटिटी कंज्यूम्ड कैन बी कंट्रोल्ड ओवर हेयर। एप्सिलन के अंदर इंटरमीडिएट या स्पीड ड्रिंकिंग आ जाती है। अच्छा, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में B1 की डेफिशिएंसी की वजह से पोली न्यूरोपैथी, वर्निक्स एनकेफलोपैथी, बेरी बेरी और कॉर्साकॉफ सिंड्रोम है। कॉर्साकॉफ सिंड्रोम की पिक्चर भी मैंने दिखाई थी, वहाँ से वो भी किया जा सकता है। एनीवेज, ये हो गया कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, एक विटामिन की डेफिशिएंसी देख ली। अब दूसरे की तरफ चलते हैं, एक और विटामिन भी डेफिशिएंट हो रहा होता है विच इज़ विटामिन B3, जिसके अंदर 3 Ds आते हैं कि डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया, डेथ, ठीक है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, लिवर तो ख़राब होगा ना, ठीक है, मैदा भी ख़राब होगा, पेंक्रियाज भी ख़राब हो रहा है, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी भी इन्वॉल्व है, अल्कोहल एम्ब्लायोपिया भी मौजूद है जिसकी वजह से विजन भी ख़राब है। यानी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे की तरफ जाएँ तो विजन ऊपर ख़राब था, नीचे एब्डामन के अंदर आए तो पेंक्रियास, हार्ट,
वो स्टमक और लिवर वो ख़राब है। इसके अलावा एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी मौजूद है। अच्छा, आई से हम आ रहे हैं एब्डोमेन की तरफ, तो दरमियान में इसोफेगस आता है। इसोफेगस में जो इसोफेगस का लोअर एंड होता है, फोर्सफुल वॉमिटिंग की वजह से लोअर एंड जो होता है इसोफेगस का, वहाँ पर ब्लीडिंग टीयर्स बन जाते हैं, जिन्हें मैलरी वेस सिंड्रोम कहते हैं। ओके, अच्छा, फिर ना हमने बात की थी BSC की, पर ब्लड अल्कोहल लेवल्स भी उसे कहा जा सकता है, और ब्रेथ अल्कोहल लेवल्स भी एक चीज़ होती है, जो कि ब्रेथ के अंदर कितना अल्कोहल आपको पता लग रहा है, लेवल कितने। फिर है फाइजोस्टिगमेंट सैलिसाइलेट, जो कि एक एंटीडोट होता है। अगर अल्कोहलिक कोमा हो गया, सीरियस रिस्क के साथ पेशेंट अपेयर हो रहा है, तो आप उसे ये एंटीडोट दे सकते हैं। ये क्या करता है कि एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को इंक्रीज़ करता है इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन स्टेम, जिसकी वजह से उसका अराउजल को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, ये तो था कि अगर कोई पी के आ गया। अब एक बंदा है जो कि सुधरना चाह रहा है, तो उसके साथ क्या करना है। डी एडिक्शन या डिटॉक्सिफिकेशन हॉस्पिटल में अंडर सुपरविजन की जाती है, और रिलैप्स ना हो अल्कोहल इनटेक का, उसके लिए डायसल्फाम यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है जो कि एथेनॉल को कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू एसिटाइलडिहाइड एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। और सेकंड स्टेप जो होता है वो ये होता है कि अब एसिटाइलडिहाइड ने फिर एसिटिक एसिड की कन्वर्जन, मतलब उसमें कन्वर्ट होना होता है, ठीक है। एसिटाइलडिहाइड की कन्वर्जन होनी होती है इनटू एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को ही हम इनहिबिट करें बाय डायसल्फाम देके। ये होता है कि एट लीस्ट जब आपने डायसल्फाम देना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट उससे 12 घंटे से पहले उसने ड्रिंक नहीं किया हुआ। इसको सिर्फ ओरली देना होता है, और आपने वार्न करना होता है कि आप डायसल्फाम पर हैं तो आप अल्कोहल ना लें, क्योंकि उसका फिर रिएक्शन हो जाता है। इसकी डोज़ आपको मंथ्स या ईयर्स तक देनी पड़ती है, 250 mg पर डे, ठीक है। और इसकी जो टॉक्सिसिटी अब हो जाए तो उसकी वजह से गार्लिक टेस्ट, हेडेक, इन्फियनेटिक्स या लिवर डैमेज वगैरह का आ जाता है। और इसके अलावा डायसल्फाम के अलावा सिट्रेटेड कैल्शियम कार्बामाइड या कैल्शियम सायानामाइड जो है, उसको भी समझा जाता था कि इट इज़ ऑल्सो अ गुड मतलब ऑल्टरनेटिव, ताकि रिलैप्स ना हो, लेकिन ये साइनाइड पॉइजनिंग कराता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोर्ट ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अल्कोहलिक्स को कि वो दूर रह सकें और रिलैप्स ना हो, तो वो अल्कोहल एनोनिमस का नाम दिया हुआ इसको। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स कुछ यहाँ पर मेंशन किए हुए, जिसमें कॉमन एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, अल्कोहल हेलुसिनेशंस होती हैं, और अल्कोहल सीजर्स हैं, डिलीरियम ट्रेमेंस हैं, जो कि देखा हमने पहले पढ़ चुके हैं, वेर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम में पढ़ चुके हैं। ओके, मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में आए तो रेप हम देख चुके हैं कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सुसाइड, होमिसाइड भी ऑफेंसेस, होमिसाइडल ऑफेंसेस के अंदर भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। और एक्सीडेंटल फॉल्स, ड्राउनिंग, बर्निंग और ट्रैफिक वाले जो इंजरीज़ होती हैं वो भी कॉमन होती हैं। और इसके अलावा ब्रेथ एनालाइजर्स होते हैं ट्रैफिक पुलिस के पास, जो कि देख लेते हैं कि ईदर ड्राइवर वाज ड्रंक और नॉट। उसके बाद वही बात आ जाती है कि आपने ये माइंड में रखना होता है कि एथेनॉल जो है वो बॉडी खुद भी जनरेट कर सकती है जब वो पुट्रीफैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। पर ये जो पुट्रीफैक्शन की वजह से एथेनॉल जनरेट होती है, ये 50 mg से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ये भी हम बात कर चुके हैं कि एथेनॉल का लेवल जो जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जल्द से जल्द एनालाइज करना होता है, क्योंकि उसका लेवल कम हो रहा होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि एवेपोरेशन हो रही होती है। और अगर कोई डॉक्टर वो इस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व था, तो उसके लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के पास राइट होता है कि उसका लाइसेंस कैंसिल कर दें।